नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो 9th to 12th RBSE सिलेबस में चलती है उस बुक का अध्ययन कर रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। संधि हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समास। समास का अर्थ क्या होता है? देखिए, समास सम दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस, जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग से क्या बनता है? समास बनता है। अब आप कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि बनती है, तो वो वर्णों का मेल था, ये शब्दों का मेल है, शब्दों का संयोग है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। दो शब्दों को पास लाने के लिए अपने मुख सुख के कारण हम समास का प्रयोग करते हैं। भाषा में संक्षिप्तता और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समास इसमें सहायक होते हैं, इसलिए हम समास का प्रयोग करते हैं। समास के द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात को पूर्ण रूप से कहा जाता है। क्या है समास? समास के द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। काय के कारण? हमें संक्षिप्त में बोलना ज़्यादा पसंद होता है, मुख सुख के कारण समास का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों का प्रयोग के स्थान पर क्या हो गया? दिन रात। एक समस्त पद किया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति विग्रह कहलाती है। सामासिक पद क्या है? मेल से उत्पन्न विभक्ति चिन्हों का लोप। दो शब्दों का मेल होगा लेकिन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा बीच से। सामासिक संबंधों के संबंध व्यक्त करने के लिए विभक्ति चिन्हों को साथ लिखकर प्रकट, अगर हम जो विभक्ति चिन्ह लोप हो गए हैं उनको उनके साथ लिखकर दोबारा प्रकट करें तो ये क्या होगी? समास विग्रह की रीति होगी। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह क्या होगा? धन से संपन्न। रसोई घर, रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। बीच में क्या होता है? बीच में विभक्ति चिन्ह आएगा। समास विग्रह समस्त पद के अर्थ पर आधारित होता है। क्या समझा? समस्त पद के विग्रह पर आधारित होता है। समस्त पद को यथावत अपने पूर्व रूप में अर्थात समास बनाते समय जिन शब्दों का लोप हुआ है उन शब्दों को वापस लिख देना समास विग्रह कहलाता है। उन शब्दों को वापस लिख देना, पूर्व रूप में लिख देना। समस्त पद पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे
उदाहरण देखिए, पूजा घर में क्या है? पूजा पूर्व पद है, घर उत्तर पद है और इसका विग्रह क्या होगा? पूजा के लिए घर। इसी प्रकार माता पिता, माता पूर्व पद, पिता उत्तर पद, माता और पिता विग्रह, समास का विग्रह कर दिया, उसको पूर्व रूप में लिख दिया जैसा वह होना चाहिए यथावत। नवरत्न, नव पूर्व पद, उत्तर पद है रत्न, नौ रत्नों का समूह, समास का विग्रह करके लिख दिया। इसी प्रकार हस्तगत, हस्त में गया हुआ, ये समास का विग्रह है। समास के भेद जान लेते हैं। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कुछ लोग समास के 6 भेद बताते हैं, परंतु मुख्यतः 4 ही भेद माने गए हैं। अच्छे से अच्छे राइटर की बुक देख लीजिए, और मैंने कई बुकों में देखा तो मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जिसमें पहला शब्द प्रधान होगा, अव्ययी भाव। एक सारणी बनाइए आप, यहाँ सीरियल नंबर डाल के लिखिए। प्रथम पद प्रधान, डैश लगा के अव्ययी भाव। यहाँ लिखिए द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, तो द्वितीय पद प्रधान क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, और जहाँ दोनों पद प्रधान, आप इसको सारणी बनाकर लिख लीजिए। जहाँ दोनों पद प्रधान क्या होगा? द्वंद्व समास। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता वे क्या है? जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं वह बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। तत्पुरुष के 2 भेद अन्य और स्वीकार किए गए हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु। तो इन्हीं को जो विद्वान 6 भेद मानते हैं समास के, इन दोनों को भी समास के भेद मान लेते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि। द्विगु, कर्मधारय और द्विगु को भी समास के भेद ही मान लेते हैं, जबकि यह समास के उपभेद हैं। यह क्या है? समास के उपभेद हैं। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास को 6 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब हमको विवेचना करके पढ़ना है तो इनको 6 को अलग अलग हम पढ़ सकते हैं। किंतु अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 4 प्रकार होते हैं। वो विवेचना की दृष्टि से पढ़ने में सुविधा हो इसलिए उन्हें 6 जगह पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इस समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, अव्यय उपसर्ग होते हैं। अधिकांशतः अव्यय जो होते हैं उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग आप जानते होंगे, शब्द के आगे जो लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अव्यय इति उपसर्गे, उपसर्ग अव्यय है।
अव्यय ही उपसर्ग हैं। जैसे आ, यथा, प्रति। अन्य भी देख लीजिए आप, अधिकांशतः इसमें आपको सभी उपसर्ग ही दिखाई देंगे। यथा समय में, प्रति, यथा, आ, भर, आ, प्रति, वे, निश, निर, निश, निर, यावत। अधिकांशतः आपको उपसर्ग ही मिलेंगे। ये शब्द प्राय यदि आए तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये शब्द शुरू में यदि उपसर्ग आए तो अधिकांशतः प्राय आपको अव्ययी भाव, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा ही अव्ययी भाव मिलेगा, अन्य भी कभी कभी अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। ये विग्रह रूप है और ये समस्त पद है। प्रतिक्षण, हर क्षण। यदि ये आए तो आपको ये बनाना है, और ये आए तो आपको ये बनाना है। यथासंभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। क्या हो गया? समास का इन शब्दों का हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, खबर के बिना, बिना खबर के। प्रत्यक्ष, क्या होगा? इसी का उदाहरण है एक प्रत्यक्ष। इसका विग्रह करिए, क्या होगा? प्रत्यक्ष। एक और शब्द है यथेच्छा। ये दो शब्दों का विग्रह करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नहीं होगा तो मैं बता दूंगी, आप अपने मन से इनका विग्रह कीजिए। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे लूटम लूट, लूट के बाद लूट। निर्विवाद, विवाद के बाद विवाद। हिंदी में कई ऐसे समस्त पद हैं जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं है, लेकिन फिर भी वह अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे वहाँ भी क्या होगा? अव्ययी भाव। जैसे घर, घर, घर के बाद घर। रातों रात, रात ही रात में। इसी प्रकार बीचों बीच, ठीक बीच में। दिनों दिन, दिन ही दिन। लूट, लूटम लूट, लूट के बाद लूट। ये इसी अव्ययी भाव में ही आएंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक का इसमें यूज नहीं होता। अन्य 6 कारकों के आधार पर ये समास, तत्पुरुष समास के भेद 6 बताए गए हैं। तो इसके कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त जितने भी कारक चिन्ह हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, मैं पेपर वाला कौन सा है वो, संबंध और अधिकरण, ये सभी क्या हैं? तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को चिन्ह, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है।
ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरण, शरणागत, शरण को आगत। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। करण तत्पुरुष समास देखें। कर्म तत्पुरुष आपने देख लिया, वन को गमन, वनगमन। स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ण को प्राप्त। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आत्म विस्मृत, आत्म को विस्मृत। कालातीत, काल को अतीत करके। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण देखें करण तत्पुरुष के। करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होता है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। वाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। करण विभक्ति का चिन्ह कौन सा है? से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तारों भरी, तारों से भरी। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। दयाद्र, दया से आद्र। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह लगेगा? के लिए चिन्ह का लोप होता है। गुरु के लिए दक्षिणा। राह के लिए खर्च। बाल के लिए, बालकों के लिए अमृत, बालामृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। युववाणी, युवाओं के लिए वाणी। रंगमंच, रंग के लिए मंच। मेजपोश, यज्ञवेदी आदि भी इसी के उदाहरण हैं। हवन सामग्री, डाक, गाड़ी, ये सभी इसी के किसके? संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से ही प्रयोग होगा। अपादान तत्पुरुष में भी विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? अपादान तत्पुरुष में भी विभक्ति चिन्ह से ही आएगा। से, परंतु 1 मिनट। अपादान तत्पुरुष में भी विभक्ति चिन्ह से आएगा, परंतु क्या? पृथक होने के या अलग होने के अर्थ में आएगा। अलग होने या पृथक होने के अर्थ में। जैसे देश से निकाला, देश निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। वर्णनातीत, वर्णन से अतीत। हत श्री, श्री से हत, श्री से हत हो गया, श्री से मुक्त हो गया, हार गया। विवाहेतर, विवाह से इतर। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर या जन्म के बाद। तो ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? क, का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये किसके चिन्ह हैं? संबंध कारक के। तो इसमें संबंध तत्पुरुष में का, की के चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। नगर का सेठ, नगर सेठ। राजमाता, राजा की माता। जल धारा, जल की धारा। मत दाता, मत का दाता। पशु बलि, पशु बलि अर्थात पशु की बलि। अमचूर, आम का चूर्ण। सौर मंडल, सौर का मंडल। भारत माता, भारत की माता। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ये सभी तत्पुरुष
कौन से संबंध तत्पुरुष हैं? संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं, पे, पर ये चिन्हों का लोप होता है। मैं, पे, पर। जल में मग्न, जलमग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। विग्रह क्या है? संक्षिप्तीकरण का यथारूप है, जैसा पहले था। और ये क्या है? विग्रह का संक्षिप्तीकरण है, समास पद, समस्त पद है। कूप मंडूप, कूप में मंडूप। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। ये क्या है? इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है तीसरा समास, कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय होते हैं का संबंध होता है। पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्या होता है? उपमान और उपमेय का संबंध होता है अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उपमेय उपमान क्रमशः उपमेय रूपी उपमान। कैसे? मुख चंद्र, तो क्या होगा? उपमेय कौन होगा? मुख उपमेय होगा। और चंद्र कौन है? उपमान है, मुख रूपी चंद्र। देख लेते हैं उदाहरण कुछ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष की महानता क्या है? उसकी विशेषता। विशेष्य और विशेषण। विशेष्य कौन है? विशेष्य कौन है? पुरुष है। उसकी विशेषता क्या है? विशेषता है महान होना। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है जो अंबर। अंबर की विशेषता क्या है? पीला होना। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। ये क्या है? विशेषण विशेष्य। और ये क्या है? उपमेय उपमान। चंद्र बदन, चंद्र के समान बदन अर्थात मुख। बदन मुख को कहते हैं हिंदी में। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधर, विद्या के समान धन, विद्या रूपी धन, सॉरी। भव सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। इसके और बहुब्रीहि समास के उदाहरण मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन यदि आप विग्रह सही से कर पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुमति, कुत्सित है जो मति। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल अर्थात कमल। ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और उदाहरण मैं आपको बता दूंगी, जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राज ऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी। तो ये सभी किसके? कर्मधारय समास के उदाहरण है। कंपटीशन एग्जाम में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास अधिक पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन कर्मधारय समास अधिक पूछा जाता है। तो ध्यान से पढ़ें, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद तो संख्यावाची होता है, इसे तो आप सभी पहचान लेंगे। और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह।
जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, सप्ताह, 7 आहतों का समूह, आहतों अर्थात दिनों, आहत क्या होता है? दिन। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, 100 का अर्थ शत, 100 या 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। 2 राहा, 2 राहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समाहार। इसी प्रकार द्विगु समास के और भी अन्य बहुत से उदाहरण हैं। अपवाद देखिए, कुछ समस्त पदों के शब्द के अंत में संख्यावाची शब्द आते हैं। जरूरी नहीं पहले ही संख्यावाची हों, कुछ बाद में भी संख्यावाची पद आते हैं। जैसे पदद्वय, 2 पक्षों का समूह, पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह, संकलनत्रय, 3 संकलनों का समूह। अब नेक्स्ट चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास क्या है देख लेते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद अप्रधान नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का समान महत्व होता है, दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। समास का विग्रह करने पर या, अथवा, एवं और शब्द बीच में आ जाते हैं। विग्रह करने पर क्या आएगा? बीच में और, या, अथवा, एवं आदि शब्द आ जाते हैं। समस्त पद क्या है? रात, दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल, रोटी, दाल और रोटी। इसी प्रकार अन्य है माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ और हानि, लाभ हानि। इसको यदि आप कंपटीशन लेवल पर पढ़ें तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 आप लिख लीजिए, इस बुक में नहीं दे रखा, यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नंबर पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो पता नहीं ये और क्या बता दिया मैम ने, 3 प्रकार और इकट्ठे बता दिए, तो कुछ नहीं है। देखिए दोनों पक्षों की प्रधानता होती है, दोनों पक्ष विशेष होते हैं अपने आप में। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व में तो और का लोप होता है। ऐसे संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग होता है जिनके दोनों पद संख्या का बोध कराते हों। जैसे 31 से 25, 1 से 2, तो ये भी क्या है? इतरेतर द्वंद्व। इसमें बीच में अधिकांशतः और शब्द का क्या होता है? लोप होता है। और समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में क्या होगा? पहले इतरेतर द्वंद्व में देखिए, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में तो और शब्द का लोप होता है। और समाहार में, समाहार द्वंद्व क्या होगा?
जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार के और भी अर्थ सूचित हों, या इस समास में ऐसे युग्म शब्द आते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता हो, जैसे कुर्ता, टोपी आदि, तो क्या होगा? इसका विग्रह करते समय आदि शब्द का प्रयोग होगा। कुर्ता टोपी आदि। नौन तेल आदि। भूत प्रेत आदि। इसी प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा? जिस समास में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, इसका विग्रह करते समय या अथवा आते हैं। या और, इसमें तो और आएगा, इसमें आदि आएगा और इसमें या अथवा आएगा। या और अथवा शब्द का प्रयोग होगा विग्रह करते समय, जैसे सुख या दुख, माता या पिता, दो या चार, लाभ या हानि। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता हो, तो वहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, अब यहाँ लंबा है उदर, ना तो लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, क्या प्रधान है? दोनों का सम्मिलित अर्थ लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। ऐसे तीसरा ही कोई अन्य ही अर्थ निकलता हो। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरे या विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास सामान्यतः राज्यों के नाम, महापुरुषों के नाम, ईश्वरीय या अवतरित या पौराणिक देवी देवताओं के नाम, शब्द जो देवी देवताओं से संबंधित शब्द होते हैं, या वाद्य यंत्र होते हैं, या योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, वे सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। घनश्याम, घन जैसा श्याम। घनश्याम अर्थात क्या होगा? घन जैसा श्याम, बादल जैसा काला। कौन है? कृष्ण। कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, योग रूढ़ शब्द भी आएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, दशानन कौन? दशानन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रावण आ जाता है, तो क्या होगा? ये योग रूढ़ हो गया है। योग तो है लेकिन रावण के लिए रूढ़ हो गया। गजानन, गज के समान आनंद वाला। गणेश, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। हंस वाहिनी, हंस का है जो वाहन, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा है अंबर जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके मौलिक अंतर होते हैं उनमें। जैसे समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में तो अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि में समास में अंतर होता है, और बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर होता है, संधि और समास में क्या अंतर होता है। और आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं कल पढ़ाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल ही हम ये प्रश्नोत्तर हल करेंगे, आप करके स्वयं देखिए, नहीं आते तो कल मुझसे मिलान कर लीजिएगा। और ये अंतर सारे जो कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर है, बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर है, संधि और समास में अंतर है, ये सभी मैं आपको कल बताऊंगी। 6 समास हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। कीप इट अप। जय हिंद।